हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम आगे को लेक्चर हमारा कंटिन्यू करना है। तो देखिए हमने स्टार्ट की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट डिस्कनेक्शन अप्रोच। ओके, तो देखिए डिस्कनेक्शन अप्रोच का हम ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको समझाया था कि डिस्कनेक्शन अप्रोच है क्या। ओके, ये अप्रोच क्या है, इसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं और क्या क्या गाइडलाइंस के साथ हमने इस अप्रोच को यूज करना है। मैंने एग्जाम्पल की हेल्प से आपको वापस सारी चीजें एक्सप्लेन की थी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर नंबर सेकंड पे। मैंने आपको बताया था लेक्चर नंबर सेकंड पे हमने टर्मोलॉजी सीखनी, यानी कि हम जनरली दो टर्म का हम लोग यूज करते हैं, दो बोलूं या तीन बोलूं। तीसरा हमारा टारगेट मॉलिक्यूल वाला है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर पे। अभी जस्ट दो इंपॉर्टेंट हमने टर्मोलॉजी को समझना है, जो कि एग्जाम में जनरली पूछी जाती है। अगर शॉर्ट में क्वेश्चन आता है देन तो डेफिनेटली पूछी जाएगी, अगर लॉन्ग में आया है तो तब भी पूछी जाती है। मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल की हेल्प से सारी चीजें तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी। ओके, तो आज हमने बात करनी है दो टर्मोलॉजी क्या है, एक है हमारे सिंथोन और एक होते हैं हमारे सिंथेटिक इक्विवेलेंट। ओके, अब ये सिंथोन क्या है, सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या है, ये हमने समझना है। तो ये मैं आपको वैसे तो रफली लास्ट लेक्चर पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, बट मैं यहाँ आपको प्रॉपर डेफिनेशन वाइज, क्योंकि एग्जाम में लिखना ज्यादा जरूरी है, आपको आता है ये तो ठीक है, बट लिखेंगे तो वो एक्सप्रेस भी होगा, मार्क्स भी आएंगे, तो वो भी जरूरी है। ओके, तो हम दोनों चीजों को कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें लेक्चर को, चलिए। ओके, तो फर्स्टली देखो, मैं आपको जस्ट वापस से रिवीजन करते हुए मैं नीचे एक रिएक्शन पे लेके चलती हूँ। देखिए, तो देखिए जैसे हमने लास्ट लेक्चर पे डिस्कस किया था, मैं एक बार वापस से आपको थोड़ा सा रिवीजन देती हूँ, ज्यादा अच्छे से तो नहीं दूंगी क्योंकि मैं आपको लास्ट लेक्चर पे ऑलरेडी बता चुकी हूँ, और वो अगर अभी बताऊंगी तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा, बट मैं रफली आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्या एक्सप्लेन करती हूँ, देखो हमको पता है डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या होता है। डिस्कनेक्शन अप्रोच हमने क्या बोला था, डिस्कनेक्शन अप्रोच एक टाइप का ग्रीनर और लॉजिकल अप्रोच है, जिसका यूज किया जाता है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के लिए। ऑर्गेनिक सिंथेसिस मतलब किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंथेसिस के लिए। ठीक है, इस अप्रोच का यूज आप कहाँ करते हैं, किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस के लिए मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो होता क्या है कि सपोज मैं बोलूं कि मेरे पास एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, जैसे एग्जांपल के लिए इसी को कंसीडर कर देते हैं, ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ओके, और मैंने ये चेक किया कि ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये बहुत बेनिफिशियल है, यानी कि इसके बहुत ज्यादा एडवांटेजेस है। ओके, तो अगर ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है तो मैं इसका प्रोडक्शन रेट बढ़ाऊंगी, इसे बहुत अच्छे से प्रोड्यूस मतलब बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करना चाहूंगी, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है, ये बहुत ज्यादा यूज का है। ठीक है, अब इसके प्रोडक्शन के लिए मुझे क्या करना होगा, चेक करना होगा कि ये कहाँ से ऑब्टेन हुआ है। ठीक है, इसकी बेसिक यूनिट का है, यानी कि ये इसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, ये एक टाइप का प्रोडक्ट है। ठीक है, ये मुझे प्रोडक्ट मिला, अब इसका मुझे अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगी, इसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ढूंढूंगी कि ये किससे रिएक्ट होके ये बना हुआ है, वो मैं चेक करूंगी। तो मैं क्या करना चाहूंगी कि इसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को और ज्यादा रिएक्ट कराऊंगी, ज्यादा अमाउंट में रिएक्ट कराऊंगी, ताकि मुझे ज्यादा अच्छे अमाउंट का प्रोडक्ट मिले। ओके, बट मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे सपोज आपके पास दो टाइप की प्रॉब्लम आ गई। पहली प्रॉब्लम तो ये कि आपको पता ही नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट है, जो बहुत अच्छे बेनिफिशियल है, बहुत एडवांटेज वाला है, ये कहां से ऑब्टेन हुआ है, यानी कि इस प्रोडक्ट के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है वो आपको पता ही नहीं है, ये अननोन है। ठीक है, आपको पता नहीं है ये प्रोडक्ट कहां से ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है, तो आपको प्रोडक्शन कराना है, इसको प्रोड्यूस कराना है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पता होने चाहिए, बट आपको पता ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे, उस केस में आप यहाँ पर को डिस्कनेक्शन अप्रोच का यूज करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, और दूसरा केस कि अगर सपोज आपको पता भी है कि ये प्रोडक्ट किस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से बना हुआ है, लेकिन कंडीशन ये आ जाती है कि ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं वो काफी कॉस्टली है, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव होने के साथ साथ बहुत ज्यादा कम अमाउंट में आपको मिलते हैं, मतलब बहुत अच्छी अमाउंट में नहीं मिल रहा, बहुत कम उनका अमाउंट है। ओके, अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का अमाउंट कम होगा तो प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं, तो दूसरा केस ये हो जाएगा। तो इस केस में भी आप डिस्कनेक्शन अप्रोच का यूज करते हैं। ठीक है, अब डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या बोलता है, डिस्कनेक्शन अप्रोच ये बोलता है कि अगर आपको कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो ये प्रोडक्ट है, इसको अगर आपने फॉर्म करना है और ये दोनों सिचुएशन अगर आपके पास आ रही हैं, तो आप डिस्कनेक्शन अप्रोच का रूट फॉलो कीजिए। डिस्कनेक्शन अप्रोच बोलता है कि आपको रिएक्टेंट देखने की जरूरत नहीं है, आप क्या करो, इस प्रोडक्ट को उठाओ। ओके, इस प्रोडक्ट को एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ले लो। इस प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है, ये पहले जो नॉर्मल रिएक्शन में एज अ प्रोडक्ट बिहेव करा था, अब इसे एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लो
और इसको क्या करो, क्लीव करो। जैसे मैंने लास्ट केस में लास्ट लेक्चर पे आपको एग्जांपल दिया था कि सपोज मैंने आपको खीर बना के दी और आपको वो खीर बहुत पसंद आई और आप चाह रहे हैं कि वो और खाओ, रोज रोज खाओ, ओके, बट मैं थक चुकी हूँ, मैं नहीं बनाऊंगी वापस से। तो अब आपको क्या करना होगा ना, मैं रेसिपी बताने वाली हूँ कि वो कैसे बनी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डिस्कनेक्शन अप्रोच यहाँ लगा सकते हैं, मतलब एक्चुअल में नहीं लगाएंगे, समझाने के लिए बोल रही हूँ, डिस्कनेक्शन अप्रोच लगा सकते हैं। आप क्या सोचेंगे, आप ऐसा करेंगे कि आप ये खीर को तोड़ेंगे कि ये बनी किस किस से चीज से, ठीक है। आप स्पून से सारी चीजें चेक करेंगे तो आपको लगेगा मीठा टेस्ट है तो शुगर डाली हुई होगी, आपको लगेगा मिल्क है तो मतलब आपने साइड किया तो आपको मिल्क दिखा तो आपने बोला मिल्क भी डला हुआ है, आपने चावल साइड किए तो आपको लगा राइस भी डले हुए हैं, आपने ड्राई फ्रूट साइड किए तो आपको लगा ड्राई फ्रूट भी डले हुए हैं। तो ये सारी चीजें आपको कैसे पता चली, जब आपने इस खीर को तोड़ा, साइड किए, सारी चीजों को अलग अलग किया, डिस्कनेक्ट किया। पहले ये मिक्स थी, आपने उनको तोड़ा के क्या किया, साइड किया, चावल अलग कर दिए, ड्राई फ्रूट्स अलग कर दिए, मिल्क अलग कर दिया, तो सब चीजें अलग अलग कर दी, ठीक है। अब आपको पता चला कि ये जो खीर है ये इन सारी चीजों से बनी हुई है। अब आप क्या कर सकते हैं, चाहे टेस्टी नहीं बनाएंगे बट इन सारी चीजों को मिक्स करके खीर तो बना लेंगे, ऐसा होगा। तो वही चीज मैं आपको यहाँ बताना चाह रही हूँ कि आपके पास ये प्रोडक्ट आपको पता नहीं है किससे बना हुआ है, ठीक है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, आपको पता नहीं है किससे बना हुआ है। तो आपने क्या करना है, इधर उधर मत भटकिए, डिस्कनेक्शन अप्रोच बोलता है इस मॉलिक्यूल को तोड़ो, डिस्कनेक्ट करो, यानी कि इसमें जो बॉन्ड है उसे तोड़ो, और ऐसे तोड़ो कि वो एक ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल में, ऐसे छोटे फ्रेगमेंट्स में टूट जाए जिनको मार्केट में पाना बहुत इजीली है, या इजी है। यानी कि इस प्रोडक्ट को मैंने सपोज तोड़ा, ये जो मेरा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है इसे तोड़ा और ए बी में ये कन्वर्ट हो गई, ये टूटने के बाद और क्या बना, ए और बी बना, ठीक है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर ये ए और बी में टूटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये ए और बी कंबाइंड होंगे तो ये बनाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये जब टूट के इसमें बना, जैसे एक सोचो मोतियों की माला है, आपने इस मोतियों की माला को तोड़ दिया, आपको नहीं पता ये मोतियों की माला कैसे बनी है, अगर आपने इसे तोड़ दिया तो आपको बहुत सारे तो मोती मिलेंगे और एक थ्रेड मिलेगा। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मोतियों का नेकलेस है ये किससे बना है, बहुत सारे मोतियों से बना हुआ है, उसके साथ साथ इसमें एक थ्रेड भी है, ओके। तो जब आप इस थ्रेड में ये मोती डालेंगे तो वापस से नेकलेस बन जाएगा। वही चीज बताना चाह रही हूँ, ये प्रोडक्ट, ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है हमको नहीं पता ये किससे बना है, तो डिस्कनेक्शन अप्रोच बोलते हैं इसे आप तोड़िए, डिस्कनेक्ट कीजिए और ऐसे स्मॉल फ्रेगमेंट में तोड़िए कि इनको जब आप ज्वाइन करें तो आपको वापस से आपका प्रोडक्ट मिल जाए, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्कनेक्शन अप्रोच। और मैंने आपको क्या बोला था, ये तो आपका नॉर्मल रिएक्शन होगी, जब आप रिएक्टेंट को कंबाइन करके प्रोडक्ट बनाएंगे, ये तो आपकी नॉर्मल रिएक्शन है, और आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। लेकिन डिस्कनेक्शन अप्रोच की जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। बैकवर्ड डायरेक्शन में मतलब आपको ये अननोन है, आपने ये नोन कैसे किया, जब आपने अपने प्रोडक्ट को तोड़ा मतलब इसको यहाँ को ले गए और ये दोनों बनाए, यहाँ यही तो किया ना, इसको तोड़ा और आपने ये दोनों बनाए, यानी कि पहले रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही थी, अब रिएक्शन क्या जा रही है, बैकवर्ड जा रही है। तो कोई भी रिएक्शन अगर बैकवर्ड जा रही है यानी कि रिवर्स जा रही है, और कोई भी रिएक्शन अगर रिवर्स जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेट्रोसिंथेसिस। मतलब ये तो सिंथेसिस हुआ, आपने इन दोनों को कंबाइन करके ये बनाए, ये तो सिंथेसिस है, बट अब आपने क्या किया, जो सिंथेसिस कर रहा है वो रिवर्स कर रहा है, इसको तोड़ के ये बना रहा है, तो इसे हम बोलते हैं रेट्रोसिंथेसिस। तो डिस्कनेक्शन अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, रेट्रोसिंथेसिस, जिसमें हम हमारा प्रोडक्ट लेता है, ये हमने प्रोडक्ट लिया और इसको तोड़ा ए और बी में, यानी कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाती है, तो इसे बोलते हैं रेट्रोसिंथेसिस। और रेट्रोसिंथेसिस की जो कोई भी रिएक्शन होती है उसे हम डबल एरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, देखो अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, आपको देखने को ये लगेगा, अभी तो मैंने PAB लिखा है, तो अभी यहाँ मैंने एक टर्म लिखे हुए हैं, अगर मैं कोई मॉलिक्यूल लिख दूंगी तो अगर आप नॉर्मल एक सिंगल एरो से दिखाऊंगी तो आप बोलेंगे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ओके। बट एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। इतनी चीज क्लियर आई, क्योंकि ये रेट्रोसिंथेसिस है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। इतनी चीज क्लियर आई ना, तो यही चीज है। तो हमने क्या करना होता है, डिस्कनेक्शन अप्रोच की हेल्प से कोई प्रोडक्ट या फिर कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसकी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हमें नहीं पता है उसमें डिस्कनेक्शन करके उसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल निकालते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को यहाँ क्या टर्म देते हैं, स्टार्टिंग मटेरियल, ठीक है। तो देखो जो हमारा प्रोडक्ट था इसे प्रोडक्ट ना बोल के आप डिस्कनेक्शन अप्रोच में टारगेट मॉलिक्यूल बोलते हैं, और जो रिएक्टेंट है इन्हें रिएक्टेंट ना बोलते हुए स्टार्टिंग मटेरियल बोलते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। और एरो आप सिंगल एरो ना लगाते हुए डबल लाइन एरो का यूज करते हैं। इतनी चीज क्लियर आई ना। तो देखो वही चीज हमने यहाँ पे करनी है, आप जस्ट सुनते रहिए, मैंने आपको वापस से रिवीजन दे दिया। और ये रिएक्शन क्या होती है, 2 स्टेप में होती है, ठीक है। एक बार रिएक्शन आप रेट्रोसिंथेसिस कराएंगे, रेट्रोसिंथेसिस मतलब आपको जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया उसमें डिस्कनेक्शन कराते हुए उल्टी डायरेक्शन में ले जाते हुए आप अपने स्टार्टिंग मटेरियल को ऑब्टेन करेंगे। स्टार्टिंग मटेरियल मतलब रिएक्टेंट को ऑब्टेन करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये रिएक्टेंट बने हुए, ओके।
दूसरी जो रिएक्शन होगी वो नॉर्मल सिंथेसिस की होगी, जिसमें आप कंफर्म करेंगे कि ये जो स्टार्टिंग मटेरियल आपने ऑब्टेन किया है, इनको जब आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की तरह लेंगे तो आफ्टर रिएक्शन आपको वही प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। तो यहाँ जो रिएक्शन होती है वो रेट्रोसिंथेसिस और सिंथेसिस दोनों हम कराएंगे। अभी जस्ट कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी जस्ट नए नए हैं तो मे बी आप कंफ्यूज हो रहे हो, मैंने एक बार पढ़ा है तो मे बी मेरे को आसान लग रहा हो, ठीक है। तो मैं आपको क्लियर कराऊंगी। अभी इतनी चीज समझे ना क्यों कराना है, मैंने जैसे लास्ट लेक्चर पे भी बताया हुआ था। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए, ठीक है, सिंथोन सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है अभी आपको पता चलेगा। अभी जिस इतनी चीज सुनिए, ठीक है। तो देखो एग्जांपल पे क्या बोला, मैंने कहा ये मेरे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है, ठीक है। टारगेट मॉलिक्यूल मतलब ये मेरा एक प्रोडक्ट है, ये एक मेरा एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसकी सिंथेसिस, जिसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मुझे नहीं पता है। अब पता करने के लिए मुझे क्या करना होगा, इसमें डिस्कनेक्शन। डिस्कनेक्शन मतलब मुझे यहाँ पर को क्या करानी होगी, रेट्रोसिंथेसिस। मैंने यहाँ पर को क्या कराई, रेट्रोसिंथेसिस। रेट्रोसिंथेसिस मतलब मैंने अपने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में डिस्कनेक्शन कराया, ओके। अब डिस्कनेक्शन कैसे होगा, मैंने आपको क्या बोला था, डिस्कनेक्शन एक तो नॉर्मल डिस्कनेक्शन होगा जहां बॉन्ड को क्लीव करेंगे, ओके। बट हमने कंडीशंस, गाइडलाइंस पे, यानी कि लास्ट लेक्चर पे जब मैंने आपको गाइडलाइंस बताई थी डिस्कनेक्शन की, तो मैंने बताया था कि अगर डिस्कनेक्शन फेवरेबल नहीं हो रहा है, वैसे डिस्कनेक्शन के लिए क्या होता है, देखो डिस्कनेक्शन मतलब बॉन्ड के को डिस्कनेक्ट करना, तोड़ना, ठीक है। तो अब आप इस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को देखेंगे तो यहाँ तो आपको कितने सारे बॉन्ड दिख रहे हैं, ये बॉन्ड भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो आप किसी को भी तोड़िए, आपकी मर्जी। बट यहाँ पे मर्जी नहीं चलती, आपको कुछ रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है। ये ऐसा बोलता है कि अगर आप जब बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो आपको अलग अलग पाथ दिखेंगे। जैसे अगर आप ये वाले बॉन्ड को क्लीव करेंगे तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिलेंगे, ये वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे तो आपको अलग अलग स्टार्टिंग मटेरियल मिलेंगे, अलग अलग बॉन्ड को तोड़ेंगे तो अलग अलग स्टार्टिंग मटेरियल, ऑब्वियस सी बात है, मिलेंगे, ओके। लेकिन हमने उन्हीं स्टार्टिंग मटेरियल को कंसीडर करना है जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल हो, क्योंकि हमारा मोटिव तो यही है ना, हमको ऐसे मटेरियल चाहिए जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो, ताकि उनकी रिएक्शन करा के हम हमारा जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो हम निकाल सके, ठीक है। तो इसलिए क्या है, कुछ गाइडलाइंस को हमने फॉलो करना होता है। तो देखो आप एग्जाम्पल करते रहेंगे ना तो आपको सारी चीजें खुद ब खुद क्लियर होने लगेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला था मैंने, जैसे फर्स्ट लेक्चर पे भी बताया था कि कभी कभार क्या होता है, हमारा डिस्कनेक्शन फेवरेबल नहीं हो पाता, यानी कि पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। उसको पॉसिबल कराने के लिए हम लोग दो फैक्टर्स का यूज करते हैं। एक होता है एफजीआई। एफजीआई मतलब फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। मतलब हम क्या करते हैं, हम हमारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में, या फिर आप बोल सकते हैं हमारे ये जो हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है इसे दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं ताकि डिस्कनेक्शन फेवरेबल हो पाए, ओके। कभी कभी लगता है, कभी कभी नहीं लगता। अगर डिस्कनेक्शन फेवरेबल नहीं हो रहा तब हम एफजीआई का यूज करेंगे। और कभी कभी हम लोग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का भी यूज करते हैं, यानी कि बाहर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं ताकि रिएक्शन हमारी पॉसिबल हो पाए, और रिएक्शन खत्म होने से पहले इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को बाहर निकाल भी देते हैं। अभी ये आपको कंफ्यूज कर रहा है, मैं आपको जस्ट माइंड पर रखने के लिए ये चीज बता रही हूँ, बट अभी यहाँ पर इनका कोई यूज नहीं है। ये यूज हम करेंगे जब आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखो, हमने अपने टारगेट मॉलिक्यूल में रेट्रोसिंथेसिस यानी कि डिस्कनेक्शन कराना। तो देखो मैंने जो बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया वो मुझे यहाँ से करना है, ठीक है। अब ये बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करना यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो डिस्कनेक्शन यहाँ पर देखो, यहाँ से भी करा सकती थी, बट यहाँ से जो डिस्कनेक्शन कराती उससे जो मुझे स्टार्टिंग मटेरियल मिलता वो ज्यादा अच्छा नहीं था, मतलब वो मार्केट में अवेलेबल नहीं था, मे बी कुछ भी रीजन हो सकता है। तो पाथवे वो ठीक नहीं था, मुझे ये वाले बॉन्ड को क्लीव कराना है, क्योंकि मुझे मालूम है, इससे हम प्रैक्टिस कर चुके हैं, हमें मालूम है कि इससे जो बॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड क्लीव करोगे, इससे जो स्टार्टिंग मटेरियल मिलेगा वो हमारा इस मार्केट में इजीली अवेलेबल है, वो एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये बॉन्ड को क्लीव करना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एफजीआई का यूज करके इस ओलिफिन फंक्शनल ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दिया, हाइड्रोक्सी में। यानी कि हमने कुछ नहीं करना, हमने यहाँ रेट्रोसिंथेसिस करा रहा है तो हमने यहाँ पर डबल एरो लगाया, ठीक है। डबल एरो हमको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ये जो रिएक्शन आपकी दिख तो ऐसी रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो हम ऐसा समझ सकते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एरो यहाँ की ओर है तो हम समझते हैं ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, जिस वजह से ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। बट हमें पता है, अगर हमने यहाँ पर अगर नॉर्मल सिंगल एरो लगाते तो हम ऐसा सोचते, ठीक है। लेकिन अगर हमने डबल एरो लगाया, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, रिवर्स है। रिवर्स है मतलब ये जो लेफ्ट साइड आपको दिख रहा है ये रिएक्टेंट ना है, ये प्रोडक्ट है, और जो आपको ये राइट हैंड साइड दिख रहा है ये प्रोडक्ट नहीं है, ये एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो हमने एरो के ऊपर क्या लिखेंगे, एफजीआई। एफजीआई मतलब फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, हमने एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे में कन्वर्ट किया। अब कौन किस में कन्वर्ट होगा वो मैं आपको आगे भी बताऊंगी, बट आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको खुद ब खुद माइंड पे चीजें आने लगेंगी, थोड़ा याद भी करना पड़ेगा, ओके। तो देखो ये इतना हुआ, ठीक है। आपने सारी चीजें एज इट इज है, बट इस ग्रुप को आपने इसमें कन्वर्ट किया क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन आपने किया, बाकी चीजें एज इट इज देंगे, ओके।
उसके बाद आपको यहाँ पर से डिस्कनेक्शन करना है। तो मैंने आपको बोला डिस्कनेक्शन के लिए आप सिंपल सा ऐसा करेंगे, उसके अलावा कुछ तोड़ना पोड़ना नहीं है, ठीक है। आपने बोला यहाँ आपने डिस्कनेक्शन किया और आपको पता है डिस्कनेक्शन किसके बीच में हो रहा, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो आप एरो के ऊपर लिखेंगे CC डिस्कनेक्शन, यानी कि डिस्कनेक्शन किसके बीच में किया, कार्बन और कार्बन के बीच में किया। अगर ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में करते तो यहाँ पर लिखते OC डिस्कनेक्शन। इतनी चीज क्लियर है। अब डिस्कनेक्शन करने के बाद क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है ये बॉन्ड को क्लीव करेंगे, तो बॉन्ड को क्लीव करने के दो रूट होते हैं, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर पे। एक हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो सकती है, एक होमोलाइटिक क्लीवेज हो सकती है। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज मतलब ऐसी क्लीवेज जिसमें जो बॉन्ड है दो एटम के बीच में वो अनइक्वली शेयर होगा, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, यहाँ पे जो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है ये एक ही एटम के ऊपर शिफ्ट होंगे। होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब जो दो एटम एक बॉन्ड बनाते हुए बैठे हुए हैं, इन बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वली दोनों के ऊपर शेयर होंगे, ओके। बट हमको पता है हम यहाँ होमोलाइटिक क्लीवेज नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे, क्योंकि होमोलाइटिक क्लीवेज तब होती है जब रिएक्शन कंडीशन में कोई रेडिएशन कोई फोटोन्स गिवन है, बट यहाँ कोई रेडिएशन फोटोन गिवन नहीं है, तो हम यहाँ पर को होमोलाइटिक क्लीवेज नहीं कराएंगे, सिर्फ हेट्रोलाइटिक क्लीवेज होगी, यानी कि अनइक्वल क्लीवेज यहाँ पे होगी, ओके। तो अब देखो अनइक्वल क्लीवेज होगी तो हम कार्बन और कार्बन के बीच में क्लीवेज करा रहे हैं। अब बात ये है अनइक्वल क्लीवेज में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको नेगेटिव चार्ज देते हैं, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसे पॉजिटिव चार्ज देते हैं, ओके। बट यहाँ पे देखिए दोनों तो कार्बन एटम है, दोनों कार्बन एटम है, तो दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की बराबर है, तो हम किसको प्रेफरेंस दें, किसको ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको पॉजिटिव कहें, ओके। तो उस केस में क्या है, आपने नेबरिंग ग्रुप को देखना होगा, बाहर के ग्रुप को भी देखना होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको आइडिया लास्ट लेक्चर पे भी दिया था कि आप गलत ना कर सके, ठीक है। आपको क्या देखना है, ये कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम है, ठीक है। इनके ऊपर चेक करना है किसको नेगेटिव मिलेगा किसको पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दोनों में से किसी को भी मिल सकता है। तो आप क्या कहेंगे, आप देखेंगे ये ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव एटम होता है, तो ये नेगेटिव है, तो इसके एडजेसेंट में जो कार्बन है कार्बन आपका क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है तो इसके एडजेसेंट में जो कार्बन होगा वो नेगेटिव होना चाहिए, ओके। दूसरी चीज, अब ये वाला जो ऑक्सीजन है ये भी आपका नेगेटिव होगा, इस नेगेटिव के एडजेसेंट में जो कार्बन है वो आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि ये वाला कार्बन एटम हमारा कैसा होना चाहिए, इसका मतलब नेगेटिव, ये वाला कार्बन एटम क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो बस हमने इससे आइडिया लिया और यहाँ से बॉन्ड को क्लीव करके इस कार्बन एटम को नेगेटिव बोला, इस कार्बन एटम को पॉजिटिव बोला। वहां पे आप क्लीवेज नहीं करते, वहां आप जिस ऐसा दिखाते हैं ऐसा, ठीक है। वहां पे आप तोड़ते नहीं है, ठीक है। आपने जिस दिखाया कि यहाँ पे आपने क्लीवेज की और क्लीवेज के बाद आपको ये स्पीसीज मिली, आपने क्लीव किया, ये फिनाइल ग्रुप डबल बॉन्ड O और ये वाले कार्बन को मिला नेगेटिव चार्ज, इसको मिला पॉजिटिव चार्ज, ये स्पीसीज आपको ऑब्टेन हुई, ओके। तो ये जो स्पीसीज यहाँ पे ऑब्टेन हुई इनको हम बोलते हैं सिंथॉन। मैंने लास्ट लेक्चर पे भी बोला था ये हो गए सिंथॉन। आप सिंथॉन क्या होता है, सिंथॉन होते हैं पेयर ऑफ चार्ज मॉइटी बोल सकते हैं या फिर स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है। तो ये चार्ज फ्रैगमेंट जो है आपके पास, पेयर ऑफ चार्ज फ्रैगमेंट, एक के पास पॉजिटिव एक के पास नेगेटिव, इसको हम बोलते हैं सिंथॉन। इतनी चीज क्लियर आई। तो सिंथॉन हमसे पूछा गया तो यही है सिंथॉन। मैंने अभी आपको रिएक्शन के थ्रू बताया, अभी मैं इसकी डेफिनेशन थ्योरी भी आपको क्लियर कराऊंगी, समझ में आया, ये होता है सिंथॉन, ठीक है। अब सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होता है, तो देखो पहले यहीं से समझा देती हूँ, देन हम सेपरेटली बात करेंगे। सिंथेटिक इक्विवेलेंट मतलब देखो ये जो चार्ज स्पीसीज है ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अब ये चार्ज स्पीसीज है, इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव से अप्रोच कराएंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव से, ठीक है। यानी कि इस नेगेटिव के पास कोई एक पॉजिटिव स्पीसीज लाएंगे, पॉजिटिव स्पीसीज में हम हमेशा H पॉजिटिव आयन का यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, ओके। और पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव के केस में हम मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लोरीन का ही यूज करते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। तो हम इसकी रिएक्शन क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, इसकी क्लोरीन के साथ कराएंगे। तो जैसे ये रिएक्ट होगा तो हमको मिलेगा PH C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, यहाँ पे आपका OH ग्रुप और यहाँ पे PH। तो ये दोनों जो स्पीसीज हमको ऑब्टेन हुई सिंथॉन से, इसी को बोला जाता है सिंथेटिक इक्विवेलेंट, जो कि एज ए स्टार्टिंग मटेरियल यहाँ पर को बिहेव करते हैं। ये भी एक स्टार्टिंग मटेरियल, ये भी एक स्टार्टिंग मटेरियल। अब देखो ये समझ में है, तो ये बने सिंथॉन, ये होते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ओके। और ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट ही एज अ स्टार्टिंग मटेरियल की तरह बिहेव करते, मतलब आपने इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, ये जो आपका टारगेट मॉलिक्यूल था जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था, वो क्लीव करके किस में तोड़ दिया, इसमें तोड़ दिया। अब आपको पता चल गया कि ये मॉलिक्यूल किससे बना है, इन दोनों से बना हुआ है, ठीक है। जैसे ये एक मोती की माला है, आपने इसे तोड़ा, तोड़ते तोड़ते आपको पता चला कि ये इन दोनों से बना हुआ है, ओके। अब ये आपने रेट्रोसिंथेसिस कराई, यानी कि प्रोडक्ट को तोड़ा रिएक्टेंट में। अब अगर आप
सिंथेसिस कराएंगे तो रिएक्टेंट को ज्वाइन करके प्रोडक्ट बनाएंगे। तो अभी तो मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ उसकी नीड नहीं है, बट आगे जो आप टॉपिक्स पढ़ेंगे वहां आप दोनों दिखाएंगे, सिंथेसिस एंड रेट्रोसिंथेसिस, पहले रेट्रोसिंथेसिस एंड देन सिंथेसिस। तो इतना कर लेंगे। तो ये तो मैंने आपको जस्ट सिंपल वे में बता दिया सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको थ्योरी के साथ लेते हुए चलती हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल वगैरह अब हम देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं सिंथोन पे। सिंथोन क्या है, तो देखो ये क्या बोल रहा है, व्हाट इज सिंथोन, व्हाट आर सिंथोन्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है सिंथोन्स आर द इमेजनरी केमिकल फ्रेगमेंट, ठीक है। तो आपको पता है डिस्कनेक्शन अप्रोच मैंने क्या बोला, इमेजनरी हो रही है, जो रेट्रोसिंथेसिस है ये इमेजनरी है। आपने इमेजनरी एक मैप बनाते हुए इसको इसमें तोड़ा और आपको अब आइडिया हो गया कि ये एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बिहेव कर सकते हैं। फिर आप क्या है, इमेजनरी ना होके एक्चुअल में रिएक्शन कराएंगे इन दोनों की, और रिएक्शन कराते कराते इसका फॉर्मेशन कराएंगे, ठीक है। इसका तो आप तोड़ नहीं सकते, आपने जस्ट इमेजनरी इसको तोड़ा है। तो ये बोल रहे हैं सिंथोन भी, ये जो आपके सिंथोन बने हुए हैं, ये जो दोनों सिंथोन है, चार्ज पार्टिकल, चार्ज फ्रेगमेंट, ये इमेजनरी होते हैं, इमेजनरी केमिकल फ्रेगमेंट होते हैं, ठीक है। एक मिनट दूसरा इंक यूज करते हैं। ये क्या होता है, इमेजनरी चार्ज फ्रेगमेंट, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है, सिंथोन्स आर द इमेजनरी चार्ज फ्रेगमेंट obtained by the disconnection of a target molecule। disconnection यहाँ पे रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस भी आप बोल सकते हैं। सो सिंथोन वो इमेजनरी चार्ज फ्रेगमेंट है जो कि कब ऑब्टेन होता है, जब आप किसी टारगेट मॉलिक्यूल में क्या कराते हैं, डिस्कनेक्शन कराते हैं, जिसे मैंने आपको दिखा दिया, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट बोल रहा है, ये बोल रहा है सिंथोन मे और मे नॉट बी इन्वॉल्व इन एन रिएक्शन बट हेल्प अस टू वर्क, ओके। ये बोल रहा है जो सिंथोन है ना, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते भी है, नहीं भी करते हैं, लेकिन हमको रिएक्शन को समझने में बहुत हेल्प करते हैं। क्यों, क्योंकि देखो हमने क्या किया, ये जो सिंथोन थे, सिंथोन को किस में कन्वर्ट किया, सिंथेटिक इक्विवेलेंट में, और ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल बिहेव कर रहे हैं। सिंथोन नहीं करे, कौन करे, सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो सिंथोन का रिएक्शन में कोई भी यूज नहीं होता। जब आप सिंथेसिस कराते हैं तो आप सिंथेटिक इक्विवेलेंट का यूज करते हैं, ना कि सिंथोन का। तो सिंथोन वैसे तो रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, बट हमको रिएक्शन कराने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि हमें पता है सिंथोन बने तभी हमने सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाया, ठीक है। तो सिंथोन का अपना ये यूज है कि वो रिएक्शन को हेल्प करने में, प्रोसीड करने में हेल्प करता है, बाकी रिएक्शन में इसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ओके। तो बाय डेफिनेशन अगर आप सिंथोन को समझेंगे तो आप बोलेंगे सिंथोन आर द पेयर ऑफ चार्ज फ्रेगमेंट जनरेट आफ्टर द डिस्कनेक्शन ऑफ अ टारगेटेड मॉलिक्यूल ड्यू टू द रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस। तो जब भी आप रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस करते हैं, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड करते हैं, तो उस केस में जब आपका टारगेटेड मॉलिक्यूल डिस्कनेक्ट होकर छोटे छोटे चार्ज मॉलिक्यूल के फ्रेगमेंट में टूट जाता है, उसी को बोला जाता है सिंथोन। आसान था। अगला बोल रहा है द चार्ज सिंबल इन सिंथोन आर यूजुअली करस्पॉन्डिंग टू अ पार्शियल चार्ज ऑन अ टारगेटेड मॉलिक्यूल। जो चार्ज है आपके सिंथोन में वो किसके करस्पॉन्डिंग है, आपके ये टारगेटेड मॉलिक्यूल में ये जो एटम्स हैं इनके ऊपर जो पार्शियल चार्ज है, क्योंकि आपको पता है ये जो कार्बन एटम है इनमें क्या है, हम लोग पार्शियल चार्ज लगा सकते हैं। जैसे आप यहाँ कार्बन का ना समझे, जैसे मैं बोलूँ को कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, ये बाहर से मॉलिक्यूल अप्रोच कर रहे हैं, तो होगा क्या, आपको पता है इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से इस कोवेलेंट बॉन्ड में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो किसकी ओर शिफ्ट होंगे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जनरली क्या होता है, मैंने आपको क्या बोला था, जैसे आपने ये बॉन्ड बनाया, इस बॉन्ड में, ये कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन है, जो कि एक कार्बन का है एक ऑक्सीजन का है, ठीक है। तो हम जनरली क्या दिखाते हैं कि ये जो बॉन्ड है वो या तो ये कॉर्नर पे प्रेजेंट दिखाते हैं या यहाँ पे प्रेजेंट दिखाते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, ये जो बॉन्ड में जो ये दो इलेक्ट्रॉन है वो होते तो एक कार्बन के एक ऑक्सीजन के, बट ऑक्सीजन का ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव बिहेवियर होने की वजह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसकी ओर शिफ्ट होते हैं, ऑक्सीजन की ओर, क्योंकि ऑक्सीजन का बिहेवियर ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। तो बॉन्ड बना है, फिर भी ये दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने की वजह से ऑक्सीजन की ओर अट्रैक्ट है, और अगर ऑक्सीजन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन चले गए, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ज्यादा है, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिविटी ज्यादा होगी। बट यहाँ नेगेटिविटी हम पूरी नहीं दिखा सकते, नेगेटिव चार्ज पूरा नहीं दिखा सकते, क्यों, क्योंकि बॉन्ड अभी भी बना हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर शेयर्ड है, ओके। तो इसलिए यहाँ पर पूरी नेगेटिविटी ना दिखाते हुए हम पार्शियल नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ओके, पार्शियल, ओके। और इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है, इलेक्ट्रॉन अभी भी बॉन्ड बना है, बट इसका इलेक्ट्रॉन दूसरी ओर अट्रैक्ट ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से इसको पॉजिटिविटी यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी फील होगी, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इनके ऊपर चार्ज तो यही आने वाला था, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, इसी के करस्पॉन्डिंग आपको ये ओवरऑल चार्ज यानी कि पार्शियल मतलब पार्शियल के बदले पूरी तरह से नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ऑब्टेन हो रहा है। इतनी चीज क्लियर है ना। तो वही चीज बोल रहा है कि द चार्ज सिंबल ऑन अ सिंथोन आर यूजुअली करस्पॉन्डिंग टू अ पार्शियल चार्ज ऑन अ टारगेटेड मॉलिक्यूल। टारगेट मॉलिक्यूल में जो पार्शियल चार्ज था उसी के करस्पॉन्डिंग आपके सिंथोन को क्या मिलता है, एक्चुअल चार्ज मिलता है, ओके।
तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर भी सिंपली शो किया हुआ है, ये बोल रहा है सपोज आपका RX कोई टारगेट मॉलिक्यूल है, आपने इसमें रेट्रोसिंथेसिस कराया, तो रेट्रोसिंथेसिस कराने के बाद आपने डिस्कनेक्शन कराया इस बॉन्ड का, तो डिस्कनेक्शन किसके बीच में हुआ, R मतलब कार्बन और X मतलब कोई X ग्रुप के बीच में हुआ, तो आप यहाँ लिखेंगे CX डिस्कनेक्शन। ओके, CX डिस्कनेक्शन के बाद आपको पता है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना है, X के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना है, तो ये दोनों बन गए सिंथोन, इसे ही हम बोलते हैं सिंथोन। ओके, अब सिंथोन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है डोनर सिंथोन, एक होता है एक्सेप्टर सिंथोन। अब कौन डोनर होगा कौन एक्सेप्टर होगा आप देख के बता सकते हैं। डोनर कौन होगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि डोनर मतलब देने वाला, किसको देगा, केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन को ही तो देगा, तो इलेक्ट्रॉन को देने वाला कौन है, जिसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक्स नेगेटिव को आप क्या बोलेंगे, डोनर सिंथोन। ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, क्रॉस लिख दिया है मैंने, इसको मैं क्रॉस नहीं कर देती हूँ, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो X नेगेटिव कर देती हूँ, इसे R पॉजिटिव कर देती हूँ, ठीक है। तो X नेगेटिव मतलब जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो एज अ डोनर सिंथोन की तरह बिहेव करेगा, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है वो एज अ एक्सेप्टर सिंथोन की तरह बिहेव करेगा। डोनर सिंथोन मतलब कार्बो एनायन, एक्सेप्टर सिंथोन मतलब कार्बो कैटायन, इतनी चीज कर लेंगे। तो ये जो सिंपल रिप्रेजेंटेशन से आप बताइएगा, और ये एग्जाम्पल मैंने लास्ट लेक्चर पे भी दिया था, डिस्कनेक्शन अप्रोच आता है तो भी आप इस एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपका क्या है सिंथोन सिंथेटिक इक्विवेलेंट पूछा गया, फिर भी आप ये एग्जाम्पल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर है, तो ये एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, ये बन गए हमारे सिंथोन। ओके, अब क्या हुआ देखो, अब आके देखते हैं। तो ये ना अभी आपको सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट की एग्जाम्पल दिखाए, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले सिंथेटिक इक्विवेलेंट भी एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हुआ, ये बोल रहा है देखो, सिंथेटिक इक्विवेलेंट आर द रियल कंपाउंड करस्पॉन्डिंग टू द सिंथेसिस। ओके, तो सिंथेसिस के टाइम पर जो आपको रियल कंपाउंड ऑब्टेन होता है, रियल कंपाउंड जो आपको ऑब्टेन होता है उसी को आप बोलते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। क्योंकि रियल कंपाउंड क्यों, क्योंकि इसको तो एज अ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपने लेना है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल तो रियल ही होंगे, ये नहीं है रियल, ये तो रियल है। इतनी चीज क्लियर है, क्योंकि ये क्या है, इमेजिनरी प्रोसेस से ऑब्टेन हुआ है। जब इसमें हमने चार्ज हद लगाया, चार्ज को बैलेंस किया, तो ये जो स्पीसीज बनी ये हमारी रियल है, ठीक है। तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स क्या होता है, हमारे रियल कंपाउंड होते हैं जो कि सिंथेसिस के लिए यूजफुल होते हैं, एज अ स्टार्टिंग मटेरियल आप बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा, ये बोल रहा वी कैन से दैट सिंथेटिक इक्विवेलेंट करस्पॉन्डिंग आउट टू द फंक्शन ऑफ सिंथोन which cannot itself be used often because of too unstable because of it's too unstable। okay, तो ये बोल रहा ना कि सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको पता है कहां से ऑब्टेन हुए, सिंथोन से। और सिंथोन क्या है, सिंथोन के सिमिलर ही ये वर्क करता है, मतलब आपने क्या सिंथोन से ही तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना है, अब सिंथोन से सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना है, तो ये रियल है, ये इमेजिनरी है, और ये जो सिंथोन जो है उसी के सिमिलर आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट वर्क करता है। और सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपका रियल में एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये स्टेबल है। ओके, ये आपका अनस्टेबल है, ये चार्ज फ्रेगमेंट आपके अनस्टेबल है, इसका बहुत ज्यादा अनस्टेबल होने की वजह से ये वर्क नहीं करता। इसके करस्पॉन्डिंग जो सिंथोन है, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, वो वर्क करते हैं, ठीक है। अगली चीज क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है सिंथेटिक इक्विवेलेंट आर द रिएजेंट डिराइव्ड बाय इन्वर्टिंग द पोलरिटी ऑफ अ सिंथोन। ओके, तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या, ये बोल रहा है सिंथेटिक इक्विवेलेंट वो रिएजेंट है जो कि सिंथोन की पोलरिटी को इन्वर्स करने के बाद ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप सिंथेटिक इक्विवेलेंट के लिख सकते हैं, बाकी आप एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर वापस से एक एग्जांपल दिया हुआ है, ये बोल रहा है ये सपोज आपका टारगेटेड मॉलिक्यूल है, यहाँ पे भी आप रेट्रोसिंथेसिस कर रहे हैं, इस टारगेट मॉलिक्यूल के जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है आपको नहीं पता कि ये किससे ऑब्टेन हुआ है, तो किससे ऑब्टेन हुआ है, इसके अगर आपने इसका प्रोडक्शन कराना है तो उसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, उसको जानने के लिए आप क्या कराएंगे, इसमें डिस्कनेक्शन। और आपने ये देखा कि ये कार्बन और ऑक्सीजन, ये कार्बन एंड ऑक्सीजन को बॉन्ड ब्रेक करने के बाद, इनका डिस्कनेक्शन करने के बाद जो स्पीसीज आपको ऑब्टेन हो रही है वो एक अच्छी स्टार्टिंग मटेरियल की तरह बिहेव कर सकती है। तो आपने यहाँ से यहाँ डिस्कनेक्शन किया, डिस्कनेक्शन किसके बीच में हुआ, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डिस्कनेक्शन हुआ, कार्बन ऑक्सीजन मतलब CX डिस्कनेक्शन यहाँ पे हुआ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे CX डिस्कनेक्शन बोला, रेट्रोसिंथेसिस है तो डबल एरो लगा हुआ, CX डिस्कनेक्शन होगा तो आपको पता है ऑक्सीजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, कार्बन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज। तो आफ्टर डिस्कनेक्शन देखो ये स्पीसीज ऑब्टेन हुई, यहाँ पे ये स्पीसीज ऑब्टेन हुई, तो ये तो बन गई सिंथोन। ओके, और इसी के करस्पॉन्डिंग आप ट्रिपल बॉन्ड का साइन लगाएंगे, इसी के करस्पॉन्डिंग जब आपने इसके ऊपर पोलरिटी को हटाया, पोल्स को हटाया, तो आपने क्या किया, नेगेटिव को एक पॉजिटिव स्पीसीज दी, यानी कि H पॉजिटिव ने यहाँ अप्रोच किया, Cl नेगेटिव ने यहाँ अप्रोच किया, तो आपको ये स्पीसीज मिली, तो ये बन गई आपकी सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो आप ये एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, जो आपको सही लगा आप वो दे दीजिएगा। ओके, तो कंफ्यूजन होता है तो आप क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल को देखो, ये वाला जो एग्जाम्पल है मैंने आपको डिस्कनेक्शन अप्रोच में भी समझाया, सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट में भी समझाया, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल की हेल्प से आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतनी चीज क्लियर आई ना। अब आगे बढ़ते हैं,
अब मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि कुछ एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट के, ठीक है। तो जैसे अभी मैंने बोला कि सिंथोन क्या होते हैं, एक्सेप्टर भी होते हैं, डोनर भी होते हैं। तो पहले जो ये एग्जाम्पल बता रहा है, ये बोल रहा है सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेप्टेड सिंथोन एंड सिंथेटिक इक्विवेलेंट, यानी कि आप ऐसे सिंथोन और सिंथेटिक इक्विवेलेंट की बात करें। देखो सिंथोन अगर एक्सेप्टेड है तो सिंथेटिक इक्विवेलेंट भी जैसे हम एक्सेप्टेड की तरह बोल सकते हैं, क्योंकि सिंथोन से सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑब्टेन हुए। ओके, तो पहले हम लोग एक्सेप्टेड की बात कर रहे हैं। एक्सेप्टेड सिंथोन कौन है, एक्सेप्टेड सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बनेंगे उनके करस्पॉन्डिंग। ओके, एक्सेप्टेड मतलब जो एक्सेप्ट करेगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज वाला, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है। तो ये बोल रहा, देखो एक मिनट रुकिएगा, ये बोल रहा सिंथोन आपका क्या होगा, वो चार्ज वाली स्पीसीज, वो भी एक्सेप्टर है तो पॉजिटिव चार्ज, तो आर पॉजिटिव एज ए सिंथोन की तरह बिहेव कर सकती है एज अ एक्सेप्टेड सिंथोन। और इसी के करस्पॉन्डिंग जो आप सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएंगे, आप क्या बनाएंगे, आर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव स्पीसीज लगाएंगे। तो आप क्या लगा सकते हैं यहाँ पर, को क्लोरीन कोई भी एक्स ग्रुप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एक्स, या फिर यहाँ पर आपने पर्टिकुलरली मैंने बोला क्लोरीन आप मोस्ट ऑफ द केसेस में लेते हैं, तो आपने यहाँ पर को आर सी एल कर दिया, यानी कि ये है आपका सिंथोन, इसी के करस्पॉन्डिंग आपका ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना, ठीक है। अगला क्या है, अगला है आपका Ar पॉजिटिव, ठीक है। तो Ar पॉजिटिव मतलब इस पॉजिटिव स्पीसीज को बैलेंस करने के लिए आपको एक नेगेटिव स्पीसीज चाहिए। तो Ar पॉजिटिव के केस में Ar पॉजिटिव से जो आप सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाएंगे, वो आप यहाँ पर को कोई एक्स ग्रुप, Ar के साथ कोई एक्स ग्रुप नहीं जोड़ते, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ा टेबल याद करनी होगी। Ar पॉजिटिव के साथ जो हम स्पीसीज जोड़ेंगे वो होगा N2X, यानी कि X को अगर मैं यहाँ पे भी क्लोरीन कंसीडर करूं तो हमारी स्पीसीज क्या बन जाएगी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगी। तो बस एरोमेटिक अगर Ar पॉजिटिव दिया है तो इसके साथ आप पॉजिटिव के साथ कोई Cl नहीं जोड़ेंगे, इसके बजाय आप N2Cl जोड़ेंगे, ठीक है। डाइजोनियम आपने यहाँ पे बनाना है। ओके, अगला, अगर आपके पास CH2CH2OH है और यहाँ पर आपका कार्बन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो उस केस में ये तो आपका सिंथोन हो गया, इससे सिंथेटिक इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे, तो इससे आप एपॉक्साइड बनाएंगे, कभी भी इसमें आप Cl नहीं जोड़ेंगे। तो ये चीज माइंड पर रखनी है, ठीक है, ये टेबल को माइंड पर रखना है। आप यहाँ पर पॉजिटिव है, आपने यहाँ पर Cl जोड़ दिया, ऐसा नहीं करेंगे। इस केस में आप इससे क्या बनाएंगे, एपॉक्साइड, ठीक है। आप आगे एग्जाम्पल में देखेंगे इससे क्या बनेगा, एपॉक्साइड। तो आपने क्या किया था, ये आपका CH2 था, ये CH2 था, इसके साथ था OH और यहाँ पे था पॉजिटिव चार्ज। तो इसने किया यहाँ से हाइड्रोजन को बाहर निकाला, अपने ऊपर लगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ने इससे अप्रोच किया और यहाँ पर बन गया आपका एपॉक्साइड, ठीक है, 3 मेंबर्ड एस्टर ईथर। ईथर, ओके। अगला क्या हुआ, अगला देखो दूसरा सिंथोन है, इसमें क्या हुआ, आर, ये है आपका देखो कार्बन है, कार्बन की एक साइड हाइड्रोक्सी, दो साइड आर ग्रुप और एक साइड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसके लिए भी आप क्या करेंगे, देखो यहाँ से आप पॉजिटिव चार्ज H पॉजिटिव को निकालेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ आपने Cl अप्रोच कर दिया, यहाँ से आप पॉजिटिव चार्ज को निकालेंगे, पॉजिटिव चार्ज यानी कि H पॉजिटिव जैसे ही निकलेगा ऑक्सीजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन को मिलेगा नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन कार्बन को सेटिस्फाई करने के लिए इसे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि हाइड्रोक्सी ग्रुप से आपको क्या मिल जाएगा, कीटो मिल जाएगा। तो ये चीज माइंड पर रखिएगा कि यहाँ आपने कोई एक्स ग्रुप ऐड नहीं करना, आप इस हाइड्रोक्सी को कीटो में कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ये किस में कन्वर्ट होगा, कीटो। यहाँ पर आपके हाइड्रोक्सी ग्रुप कैसा है, यहाँ सेकेंडरी था, यहाँ पे आपका प्राइमरी है, ठीक है। तो वो चीज आपको माइंड पर रखनी है, क्लियर हो रहा ना, यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ आपका सेकेंडरी हाइड्रोक्सी था, यहाँ पे प्राइमरी था, तो ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कीटो में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो ये मैं आपको टेबल इसलिए शो करा रही हूँ कि अगर ये सिंथोन बन रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पॉजिटिव चार्ज है तो Cl घुसा दिया, नहीं, वो किसके करस्पॉन्डिंग कन्वर्ट हो रहा है, ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। इतनी चीज क्लियर आई। एक्सेप्टेड की बात होगी, अब डोनर पे बात कर लेते हैं कि डोनर के केस में क्या हो रहा है, ठीक है। तो डोनर में सिंथोन देखो आर नेगेटिव में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, तो आर के साथ आपने क्या कर दिया, आर के साथ आपने क्या डाल दिया, H डाल दिया, ठीक है, आर एच हो गया, ठीक है, ये एल्केन टाइप ऑप्टेन हो गया, ठीक है। अगला Cn नेगेटिव आपको कभी कभार ऑप्टेन होगा, आप आगे एग्जांपल पढ़ेंगे वहां देखेंगे। Cn नेगेटिव हुआ तो इसके साथ भी आप क्या डाल सकते हैं, HCN में से कन्वर्ट कर सकते हैं। आर सी डबल बॉन्ड O नेगेटिव यानी कि एपॉक्साइड टाइप, सॉरी इनोलेट आयन टाइप का अगर आपको ऑप्टेन होगा तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर OET वाला ग्रुप यहाँ पर को ऐड कर सकते हैं। तो ये आपने कुछ एग्जांपल्स को क्या करना है, यहाँ पर को माइंड पर रखना है, ठीक है। ये कौन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये चीज आपने माइंड पर रखनी है, ताकि जब हम आगे के पढ़ेंगे वहां रेट्रोसिंथेसिस सिंथेसिस देखेंगे तो हमें आसानी हो, ठीक है। इतनी चीज कर लेंगे। तो अभी ये हमारा सिंथोन सिंथेटिक इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट फिनिश हुआ। तो होप आपको ये चीज समझ में आई हो। तो अभी लेक्चर को फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।